Today we are going to start with a very important question based upon chapter electricity. So all these questions are based upon the concepts of chapter electricity. तो इसमें जो आपका first question है, a child has drawn the electric circuit to study the Ohm's law as shown in the figure 12.6. His teacher told that the circuit diagrams needs correction. Study the circuit diagram and redraw it after making all the corrections. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, दैट इज 12.6 नंबर डायग्राम. हमें इस डायग्राम को देखना है और इसमें बताना है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं इस डायग्राम में और हमें उसको करेक्ट करके दोबारा से नई डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं. तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, देयर इज अ वन रेजिस्टर हुज वैल्यू इज आर ओम. उसके साथ पैरेलल में एक एमीटर अटैच है और उसी के साथ सीरीज में एक वोल्टमीटर अटैच है. देयर इज अ वन प्लग की और एक बैटरी है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो इसमें हमें क्या क्या मिस्टेक्स देखने को मिल रही है. सबसे फर्स्ट मिस्टेक ये है, अगर हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच है प्लग की के साथ. नेगेटिव टर्मिनल अटैच है जबकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच होना चाहिए. सेकंड मिस्टेक हमने क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, सेकंड मिस्टेक ये है जो एमीटर है उसको पैरेलल में अटैच किया गया है जबकि वोल्टमीटर पैरेलल में आता है और एमीटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. तो इसको हम करेक्ट करके कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी कि हम इसको करेक्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. ये रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है. आजकल फिजिक्स बेसिकली जो सीबीएसई ने अपने पेपर का ट्रेंड चेंज किया है तो उसके अंदर वो बच्चों को रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा दे रहे हैं. तो हम इसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम रीड्रॉ करके इसकी करेक्ट डायग्राम को कैसे बनाएंगे. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द करेक्ट डायग्राम. तो डियर स्टूडेंट, हम करेक्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम लोग उसी सर्किट को करेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग बैटरी लगाएंगे करेक्ट करके. द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल्स को अटैच किया बैटरी के विद द हेल्प ऑफ अ वायर, कनेक्टिंग वायर. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो यहां से ये अटैच हमने की है वायर. सी आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, हमें जो डायग्राम में गिवन है, दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, इसके साथ ये ऐसे अटैच है. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू अटैच एमीटर. तो हम लोग एमीटर को अटैच करेंगे यहाँ पे, जबकि हमारे पास पहले वाली डायग्राम में क्या अटैच था, पहले वाली डायग्राम में हमारे पास इस जगह पे वोल्टमीटर अटैच था. तो हम लोग इस जगह पे एमीटर को अटैच करेंगे. एमीटर को हमने अटैच किया. तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. अलोंग विद द एमीटर यहाँ पे हम लोगों के पास देयर इज अ वन रेजिस्टर व्हिच इज गिवन, जो हमें गिवन है. तो उसको हमने एमीटर से अटैच किया. इसके साथ वोल्टमीटर पैरेलल में होगा. वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में अटैच किया एंड देयर इज अ वन प्लग की जिसको लगाया गया है सर्किट के साथ. तो इसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी. आई होप आपको करेक्ट सर्किट की डायग्राम समझ में आई होगी. So this is the basically the correct diagram to show the circuit. ये correct diagram है सर्किट को शो करने की. Now we are going to start with the next question, which is again very important and is reasoning based. Three resistors of 2 ohm each, A, B, C, are connected as shown in the figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the three resistors. तो हमें यहाँ पे 12.7 नंबर में ये बताया गया कि we have three resistors A, B, C, each of resistance 2 ohm, जिसको हमने कनेक्शन किया है
एंड हर एक रेजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है और वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी विथस्टैंड कर रहा है, मैक्सिमम पावर दैट इज 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज मैक्सिमम करंट। उन्होंने आप लोगों से करंट नहीं पूछा, उन्होंने आपसे मैक्सिमम करंट पूछा है। तो मैक्सिमम करंट सीरीज सर्किट में फ्लो करता है स्टूडेंट्स, एज यू नो कि अगर हमें मैक्सिमम करंट को फाइंड करना है तो मैक्सिमम करंट हम लोग सीरीज सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली हमें इस पूरे डिवाइस के अंदर पावर गिवन है, आप लोगों के पास पावर गिवन है दैट इज 18 वॉट, और आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो करंट मैक्सिमम तभी फ्लो करता है जब रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे, बिकॉज पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला जो हमारे पास रिलेशन है पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इज इट क्लियर? फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट आई की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ P बाय आर। तो आपको यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 18 वॉट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 ohms। We just have to put all the values। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 18 बाय 2, तो इट इज समवेयर अराउंड रूट 9 हो गया। तो डियर स्टूडेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू यहां से आ गई 3 एम्पियर। तो इट मींस व्हाट डज दिस 3 एम्पियर स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा 2 ओम रेजिस्टर में से वो 3 एम्पियर होगा। सिंस हम देख रहे हैं कि जो हमारा बी और सी रेजिस्टर है वो पैरेलल में है, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में से हमें सॉल्व करके अगर हम करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन दोनों रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहले वहां पे नेट रेजिस्टेंस लेना है, देन यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में उसके बारे में नहीं पूछा गया, हमें मैक्सिमम करंट के बारे में पूछा गया है। तो मैक्सिमम करंट इज 3 एम्पियर। Now next, 21st, should the resistance of an ammeter be low or high? Very very important question from the board's point of view। तो इस क्वेश्चन को काफी बार बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है। The resistance of an ammeter should be low। क्यों लो होना चाहिए? बिकॉज एमीटर को हमने कनेक्ट करना होता है सीरीज सर्किट में टू मेजर द करंट। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिकली हमें प्रॉपर अमाउंट में जो करंट को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें अगर आइडियल एमीटर लेना है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है, बिकॉज अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो एमीटर करंट को प्रॉपर फ्लो नहीं करवाएगा, तो हमें प्रॉपर वैल्यू जो है करंट की पता नहीं लगेगी। तो आंसर इज इट शुड बी लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question, 22nd. Draw a circuit diagram of an electric circuit containing a cell, a key, an ammeter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of two resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination। तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया जिसमें एक सेल है, एक की है, एमीटर है, रेजिस्टर्स हैं 2 ओम के सीरीज के अंदर लगाए गए हैं, और विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स 4 ओम ईच इन पैरेलल। तो हमें वोल्टमीटर क्रॉस लगाया गया, तो हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी 2 ओम रेजिस्टर में से। will the potential difference across the 2 ohm resistance be same as that of parallel combination of 4 ohm resistance। तो हमें बताना है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर आएगा सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स 4 ohm each is also 2 ohm। तो अगर जो आपके दोनों 4 ओम के रेजिस्टर जो पैरेलल में लगाए हैं, जब आप उसकी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो 2 ओम आएगी। तो हमारे पास जो सीरीज में सर्किट है उसकी भी 2 ओम ही है रेजिस्टेंस। तो इट मींस हम क्या बताएंगे, हम इस सर्किट की डायग्राम से बताएंगे बेसिकली जो उनकी दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज सेम एज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो दोनों में सेम आएगा बिकॉज यहाँ पे there are two resistors which are attached in the parallel circuit which are of 4 ohm each। जब आप उनकी नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो 2 ओम ही आएगी, 1/4 + 1/4 आंसर आएगा 2 ओम।
और एक रेजिस्टर है सीरीज में, वो भी 2 ओम का है, तो दोनों 2 ओम के हैं, तो दोनों में से सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट, हाउ डज द यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, तो वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइस को, तो वो अगर मैक्सिमम अमाउंट का करंट पास करेगा तो उस करंट को हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तक जाने नहीं देगा, तो उसका ये वर्क होता है। ये एक सीरीज में इसको लगाया जाता है, तो अगर मैक्सिमम अमाउंट का करंट पास करता है तो वो खुद मेल्ट कर जाता है, बिकॉज जो फ्यूज वायर होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो वो कैसे हमें बचाता है, तो आप क्या बताएंगे? एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर इज वेरी लो, so when the current exceeds its prescribed value the fuse wire melts, तो वो मेल्ट कर जाएगी, जिससे हमारे बाकी के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं, जो भी हैं, वो बच जाएंगे, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये बताएंगे, बेसिकली ये बिगिनिंग में लगता है सर्किट। तो ये आपका आंसर था 23rd, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में हम क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, तो किसी भी कंडक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर। तो उसके बाद अगर हमें बताना है इसमें, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग अ रेजिस्टर मेड अप ऑफ मेटालिक वायर द एमिटर रीड्स 5 एम्पियर। तो आपके पास एक सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर है जिसको मेटालिक वायर से बनाया गया, और हमें वहां पे एमीटर ने जो रीडिंग दी है वो 5 एम्पियर दी है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। जो एमीटर की रीडिंग है वो हाफ हो गई जब हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो हमें इसके बारे में बताना है, व्हाई इट हैपेंस। तो डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? लेट्स सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास देयर इज अ वन रिलेशन व्हिच इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। नाउ हमें पहले बताया गया कि जो हमें रीडिंग मिल रही थी दैट इज 5 एम्पियर। ओके, तो अभी हम लोगों ने लेंथ को हाफ किया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारी लेंथ हाफ होगी, तो अगर आप लोगों ने वायर की लेंथ को the reading of ammeter decreases to half when the length of the wire is double, sorry, अगर लेंथ वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो 2L over A, because now the length is double, so it becomes R dash is equal to 2 into rho L upon A. तो डियर स्टूडेंट, रो L upon A किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स द प्रीवियस रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? नाउ वी नो दैट करंट किसके इक्वल होता है? द करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। एज द रेजिस्टेंस बिकम डबल, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल होगा तो करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम करंट कम होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशंस है। तो रेजिस्टेंस अगर डबल इंक्रीज होगा तो करंट हाफ उतना ही डिक्रीज भी होगा। तो इसीलिए हमें जो करंट की वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू से हाफ मिली है, बिकॉज हमारी लेंथ ऑफ वायर डबल होने से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हुई। तो उसके हमने ओम्स लॉ में जब उसको पुट किया तो हमें वहां से पता लगा बेसिकली कि जो करंट है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल हुआ, तो इसीलिए करंट की वैल्यू पहले से हाफ हो गई, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन is students, again very important question, what is the commercial unit of electrical energy? ये बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में आपसे पूछा गया है और ये ऑफन आपको 1 मार्क में आता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स बताने हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के, और आपको रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ जाउल, उसको जाउल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के दैट इज किलोवाट और किलोवाट आवर होते हैं। तो उसको आप कैसे जाउल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट, उसको रिप्रेजेंट करने का देयर इज अ वन वे। नाउ वी हैव लर्न दैट द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक
एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट्स मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। तो हम लोगों ने इसको किलोवाट को वॉट में चेंज किया। नाउ एज वी नो दैट 1 आवर किसके इक्वल होता है? हाउ मेनी सेकेंड्स? इट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू कैन इजीली सॉल्व इट कि ये कितने सेकेंड्स के इक्वल होगा। तो 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। तो 3600 सेकेंड्स आया स्टूडेंट्स यहां से। now students, as we know that 1 watt is equal to 1 joule over 1 second. तो 1 watt किसके इक्वल होता है? 1 joule over 1 second। तो 1000 watt किसके इक्वल होगा? 1000 joules per second into 3600 seconds। तो डियर स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेकंड से सेकंड्स कट होगा, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 360000। तो 36 penta 0 we can say that, or we can say that it becomes 3.6 multiplied by 10 power 6 joule, or even we can say that it becomes 3.6 megajoule. So this is the relation of kilowatt hour with joule. Now next, a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm. When connected to a 10 volts battery, calculate the resistance of the electric lamp. तो हमें ए पार्ट में ये बोला गया कि हमारे पास 1 एम्पियर का करंट है जो सीरीज सर्किट से फ्लो कर रहा है किसी भी लैंप से, एंड एक कंडक्टर है 5 एम्पियर्स का, तो उन दोनों में से वो फ्लो कर रहा है। When connected to a 10 volts बैटरी, तो जब हम उसको 10 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को 2 डिवाइसेस गिवन है, एक है इलेक्ट्रिक लैंप और एक है कंडक्टर, जिसमें हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है 5 ओम, बट हमें इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड करना है जब आपने उसको 10 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट किया। तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व इट, लेट्स सी। तो हमें इसमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओआर। टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। एज वी नो दैट फ्रॉम द ओम्स लॉ, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय करंट। तो हमें इस क्वेश्चन में जो पोटेंशियल गिवन है वो है 10 वोल्ट्स और जो करंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 एम्पियर। तो जब आपने सॉल्व किया तो वो आएगा 10 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे जो दोनों डिवाइसेस थे वो सीरीज में थे, तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज किसके इक्वल आएगा? रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप RL प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो रेजिस्टेंस इन लैंप के अंदर हमें रेजिस्टेंस कितनी गिवन है वो हमें फाइंड करनी है, और कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 5 ओम। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो लैंप का कितना आ जाएगा? दैट इज 5 ओम्स। इट मींस हमारे पास जो लैंप था उसकी रेजिस्टेंस थी 5 ओम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। अब वो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, रादर देन कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक हो पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमारी कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक होती है कि हमारी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी कमांड है। नाउ इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है? इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 10 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे, व्हाट चेंजेस इन करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर। तो 5 ओम वाले रेजिस्टर में करंट में क्या चेंज आएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी बतानी है उस लैंप के क्रॉस क्या होगी, और आप उसके रीजंस भी बताएंगे।
तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमें स्टेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें बी पार्ट हमें क्या स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के पास देयर आर टू रेजिस्टर्स, जो भी हमने फाइंड किया, एक लेंथ था और एक कंडक्टर था, दोनों की रेजिस्टेंस 5 ओम। अगर आप इन दोनों के साथ एक और डिवाइस अटैच कर दो जिसकी रेजिस्टेंस हो 10 ओम, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि करंट के अंदर क्या चेंज आएगा 5 ओम वाले रेजिस्टर में। तो सबसे पहले हमें इस केस में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो वो हम कैसे कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस और ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में होंगे, 1/10 प्लस 1/10। तो हमें सॉल्व करने पे आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/10 दैट इज 1/5 ओम्स। तो यहाँ से रेसिप्रोकल करने पे नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना है, 5 ओम्स का। तो नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में 5 ओम का फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम सर्किट के अंदर करंट फाइंड करेंगे, कैसे आएगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर नेट रेजिस्टेंस आरपी। तो अभी हमें यहाँ पे जो बैटरी है दैट इज अगेन 10 वोल्ट्स की बैटरी है, और पैरेलल के अंदर पूरा जो हमने सॉल्व किया तो हमारा 5 एम्पियर आया। तो यहां से हमने फाइंड किया कि हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर्स की वैल्यू होगी। सिंस अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा 10 ओम वाला रेजिस्टर है वो पैरेलल में है, तो करंट की वैल्यू दोनों में डिवाइड होगी, इधर भी और इधर भी। तो करंट की वैल्यू डिवाइड होगी स्टूडेंट्स। तो जो 2 एम्पियर की वैल्यू आ रही थी, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा करंट, बिकॉज दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड करेगा। तो सीरीज के अंदर दोनों सर्किट में से करंट सेम निकलेगा, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, हम यहाँ पे ये बताएंगे देयर इज नो चेंज इन द करंट टू द रेजिस्टर ऑफ 5 एम्पियर, उसमें वही रहेगा वैल्यू करंट का। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट इज व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। तो हम इसमें क्या बताएंगे, पैरेलल अरेंजमेंट हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज पैरेलल अरेंजमेंट में ऑल द अप्लायंसेस वर्क ऑन द सेम वोल्टेज and even on the same electric supply. If any one of the appliance stop working, the other will also stop. तो इसीलिए हम पैरेलल अरेंजमेंट को यूज करते हैं। और इसमें हम ये बताएंगे लेस एनर्जी कंजप्शन होती है, वेस्टेज नहीं होती एनर्जी की, तो वो वेस्ट नहीं होता, तो हमारा इवन बिल के ऊपर भी इफेक्ट आता है, तो बिल इतना ज्यादा यूज नहीं होता। हम अपनी कन्वीनियंस से कोई भी चीज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हर एक डिवाइस का अलग अलग ऑन और ऑफ स्विच लगा सकते हैं। तो these are the some features of the parallel arrangements. Now last question, if B1, B2, B3 are the three identical bulbs as shown in the figure, when all the bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the emitter A. तो जब तीनों बल्ब्स ग्लो करते हैं तो जो एमीटर ने करंट रिकॉर्ड किया दैट इज ए। तो हमें 3 आंसर्स बताने हैं। तो अब आपके पास ये डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे हो देयर आर 3 बल्ब्स, B1, B2, B3 आर द 3 बल्ब्स, और तीनों के साथ हमने एमीटर को लगाया हुआ है सीरीज में। 4.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल इनको मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं स्टूडेंट्स। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा डीप में चेक होती है। फर्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। दोनों बल्ब्स को क्या होगा, दोनों की ग्लो में क्या फर्क आएगा। तो आंसर क्या आएगा, देयर इज नो चेंज इन द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स, बिकॉज ये तीनों के तीनों सीरीज, ये तीनों के तीनों पैरेलल सर्किट में है, तो देयर इज नो चेंज, तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो पैरेलल सर्किट के अंदर देयर इज नो चेंज इन द ग्लो, बिकॉज सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। बी ऑप्शन, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग्स ऑफ A1, A2 एंड A3। तीनों की रीडिंग्स में क्या चेंज आएगा, A1, A2 और A3 की रीडिंग्स में क्या चेंज आएगा। When the bulb B2 get fused, अगर सेकंड वाला बल्ब फ्यूज हो जाए
तो हम इसमें क्या बताएंगे, when the bulb B2 get fused, no current flows through A2, A2 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, will show zero reading. Since the total current flows from the B1 and B3 in the parallel, तो जो टोटल करंट है वो B1 और B3 में से फ्लो करेगा जो पैरेलल में है, ठीक है, तो हम उन दोनों में जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों के अंदर। थर्ड पार्ट, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो कितनी पावर होगी, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो करंट की वैल्यू है वो 3 एम्पियर्स गिवन है, ओके, तो 3 एम्पियर्स वैल्यू आपको गिवन है करंट की, और आपको पोटेंशियल गिवन है 4.5 वोल्ट्स। तो कैसे पावर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, 4.5 volts multiplied by 3 amperes, it is equal to 13.5 watt. So all these 7-8 questions are very important from the board's point of view. तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, because CBSE के पेपर्स के अंदर now they ask you more reasoning question rather than direct question on the base of concept. तो अब से पेपर थोड़ा ट्रिकी आ रहा है 2020 से, तो keep watching all these videos. Thank you very much for watching this.